नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट पेपर है आपका सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक, तो सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक, तो आज का प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि ये इस दोनों में से एक प्रश्न ज़रूर आपके पेपर में पूछा जाएगा 100%। ओके, तो कह सकते हैं वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। ठीक, तो जैसा कि आप सबका पेपर भी नज़दीक है और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो आगे बढ़ते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहाँ पे जो पेस्टोलॉजी के जस्ट बगल रूसो लिखा है, यहाँ पे फ्रॉवेल कर लेना। ओके, यहाँ से मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे फ्रॉवेल होना चाहिए क्योंकि रूसो को मैंने स्किप कर दिया और फ्रॉवेल को ऐड कर लिया था। ठीक, तो आज फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये 2 सेशन मैंने बनाए थे। पहले वाले सेशन में गांधी जी के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था, और यहाँ पे पेस्टोलॉजी और फ्रॉवेल, इनमें से ज़रूर से 100% आपके पेपर में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रॉवेल महोदय का मैंने एक पोल भी दिया था कि तो आप सब ने कमेंट ज़्यादातर मरियम अंटेसरी किया था जो किंडरगार्टन प्रणाली पे था। ठीक, जो किंडरगार्टन प्रणाली मैंने दिया था, किंडरगार्टन सॉरी बच्चों, स्कूल के बारे में, ये गार्डन होगा। ठीक, किंडरगार्टन स्कूल के कौन संस्थापक थे, किन्होंने इस पर फोकस किया था, तो ये फ्रॉवेल महोदय ने किंडरगार्टन प्रणाली को का प्रतिपादन किया था। ठीक, तो आइए जानते हैं फ्रॉवेल महोदय के बारे में। फ्रॉवेल के शैक्षिक विचारों में उनकी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक, फ्रॉवेल के शैक्षिक विचार, छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रॉवेल ने किया था। ठीक, फ्रॉवेल का मानना था कि बालकों के अंदर विभिन्न सद्गुण होते हैं, हमें उन सद्गुणों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर करते रहिएगा। 1 मिनट बच्चों, ये क्या हुआ, बस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, एक लाइक तो बनता ही है आपकी टीचर के लिए। लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो पहली बार जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे चैनल पर, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए आप एक्टिव बने रहिए। ठीक, ओके, तो सद्गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वह चरित्रवान बनकर राष्ट्र के कार्यों में सफलतापूर्वक भाग ले सके। ठीक, फ्रॉवेल का विश्वास था कि जैसे एक बीज जो होता है उसमें संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक में एक पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है। बीज में देखो, एक बीज, छोटा सा बीज आप डालते हो तो वो धीरे धीरे संपूर्ण वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक, उसी प्रकार से बच्चा भी एक बीज के समान होता है, फिर वो धीरे धीरे वृक्ष का अर्थात पूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। ठीक, उसका डेवलप हो जाता है, विकास हो जाता है, अर्थात बालक में एक पूर्ण विकास की संभावनाएं निहित होती हैं। इसलिए शिक्षा का यह दायित्व है कि बालक को ऐसा स्वाभाविक वातावरण प्रदान करें जिससे बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास स्वयं कर सके। और फ्रॉवेल का कहना है कि जिस प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर एक बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है, उसी प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने पर बालक भी पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। जैसा वातावरण मिलेगा, जैसे कि एक वृक्ष में जैसे ही पानी पड़ेगा, वो उसी प्रकार से खाद पानी के द्वारा उसी प्रकार उसका विकास होगा। अगर जिसे एक वृक्ष लगाओ, अगर एक वृक्ष में एक में पानी रोज़ाना दो, एक में मत दो, कभी कभी दो, देखो उसका विकास कैसे होता है, उसका विकास उन दोनों में बहुत डिफरेंट रहेगा। ठीक, उसी प्रकार जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो भी बालक के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, फ्रॉवेल ने बालक के विकास के लिए बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉवेल ने बालक को किसकी संज्ञा दी, तो पौधों का, स्कूल को बाग का दिया था और माली का शिक्षक को दिया था। ठीक, कहा कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देख रेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है।
भांति शिक्षक का कार्य अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना है जिससे बालक का स्वाभाविक विकास हो सके। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ठीक, फ्रॉबेल ने कहा, फ्रॉबेल का विचार है कि संसार की समस्त वस्तुओं में विभिन्नता होती है, होते हुए भी एकता निहित है। ठीक, विभिन्नताएं होते हुए भी एकता हमारे देश में निहित रहती है। ठीक, ये सभी वस्तुएं अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होती हुई उस एकता ईश्वर की ओर जा रही है। अतः शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस योग बनाया जाए कि वह इस विभिन्नता में एकता का दर्शन कर सके। फ्रॉबेल का यह भी विचार है कि बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके उसके स्वाभाविक विकास हेतु पूर्ण अवसर देना चाहिए ताकि अपने आप को प्रकृति को तथा ईश्वरीय शक्ति को पहचान सके। संक्षेप में फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। पहला है बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना चाहिए, बालक का वातावरण एवं प्रकृति से एकीकरण स्थापित करना, बालक के उत्तम चरित्र का निर्माण करना, बालक का आध्यात्मिक विकास करना और बालकों को उनमें निहित दैवीय शक्ति का आभास कराना। ठीक, शिक्षण विधियाँ क्या हैं? फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं? 1 मिनट। फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षण विधि को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया। एक पहला था आत्मक्रिया का सिद्धांत, जिसमें फ्रॉबेल ने कहा कि बालक को व्यक्तित्व का विकास करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आत्मक्रिया के सिद्धांत पर बल दिया। आत्मक्रिया से फ्रॉबेल का तात्पर्य है कि उस क्रिया से था जिसे बालक अपने आप तथा अपनी रुचि के अनुकूल स्वतंत्र वातावरण में करके सीखता है। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, फ्रॉबेल पहला शिक्षा शास्त्री था जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही। ठीक, यही एक पहले शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने खेल के माध्यम से शिक्षा देने का डिस्कशन किया था। इसका कारण उसने यह बताया कि बालक खेल में अधिक रुचि रखता है और जिससे क्या होता है लेता है, जिससे फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रियाएं खेल द्वारा विकसित होती हैं और इसीलिए बालक को खेल द्वारा सिखाया जाना आवश्यक माना। ठीक, और ताकि बालक के व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। थर्ड है स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रॉबेल ने कहा, फ्रॉबेल के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने से बालक का विकास होता है और हस्तक्षेप करने या बाधा डालने से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए उसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक को बालक के सीखने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि यह केवल एक सक्रिय निरीक्षक के रूप में ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सामाजिकता का सिद्धांत। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए फ्रॉबेल ने सामूहिक खेलों एवं सामूहिक कार्यों पर बल दिया, जिससे बालकों में खेलते खेलते परस्पर प्रेम, सहानुभूति, सामूहिक सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास सफलतापूर्वक हो सके। ठीक, नेक्स्ट आता है अनुशासन। फ्रॉबेल ने अनुशासन के बारे में क्या कहा? फ्रॉबेल महोदय ने कहा कि अनुशासन जो होता है वो दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया और कहा कि आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन ही सबसे अच्छा अनुशासन होता है। ठीक, इसीलिए बालकों को आत्मक्रिया करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे बालक में स्वयं बालक में स्वयं अनुशासन में रहने की आदत पड़ जाए। ठीक, और फ्रॉबेल के अनुसार बालक के साथ प्रेम एवं सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए तथा वह उसे आत्मक्रिया करने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक के बारे में क्या कहा फ्रॉबेल ने? फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षक को एक निर्देशक, मित्र एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उसने शिक्षक की तुलना उस माली से की थी जो उद्यान के पौधों के विकास में मदद करता है। जिस तरह शिक्षक के निर्देशन में बालक का विकास होता है, फ्रॉबेल का विचार है कि शिक्षक को बालक के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका कार्य सिर्फ बालक के कार्यों का निरीक्षण करना और उसके विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना होता है। ठीक, आइए जानते हैं पेस्टोलॉजी के बारे में। पेस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक, तो पेस्टोलॉजी का यह विचार आज भी मान्य है। दिख नहीं रहा, इसके लिए सॉरी, समय बहुत कम है, आप सबका पेपर नज़दीक है। ठीक, आज भी मान्य है कि शिक्षा की किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण उस स्तर के बच्चों की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर करना चाहिए, जहां पर पाठ्यचर्या क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए और बच्चों के अनुभव क्षेत्र की होनी चाहिए। ठीक, शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है? पेस्टोलॉजी के मूल रूप में स्कूली शिक्षा 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है कि
पाठ्य चर्चा पर विचार व्यक्त किए। इनकी दृष्टि से सर्वप्रथम बच्चों को आंतरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। इसके लिए बच्चों को खेलने कूदने, अपने चारों ओर की अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने समझने की देखने समझने की और प्राकृतिक निरीक्षण करने के अवसर प्रदान करने पर बल देते थे। भाषा को ये अभिव्यक्ति का साधन मानते थे, इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर पाठचर्चा में सबसे पहले उसे स्थान देते हैं। इसकी दृष्टि से कला एक संगीत भी भावाभिव्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। इन्होंने अपने स्कूल की पाठचर्चा में इन्हें भी स्थान दिया था। ठीक, पेस्टालॉजी ने अपनी जो स्कूल की पाठचर्चा थी उसमें कला और संगीत को भी स्थान दिया था। ने विशेष रूप से दीनहीनों की शिक्षा की व्यवस्था में रुचि ली थी, इसीलिए प्रारंभ में ही इन्हें किसी व्यवसाय, कृषि, फार्म, कताई, बुनाई आदि की शिक्षा देने पर बल देते थे। धर्म एवं नैतिकता को भी ये मनुष्य जीवन का आधार मानते थे, इसीलिए प्रारंभ में ही शिक्षा की बात करते थे। इन्हें ये मानवीय गुणों के विकास का आधार मानते थे। इसकी दृष्टि से कोई भी शिक्षा यदि वह बच्चों को मानवीय आचरण में दक्ष नहीं करती है तो वो अधूरी शिक्षा है। ठीक, शिक्षण विधियों के संबंध में पेस्टालॉजी रूसो से प्रभावित थे। ठीक, इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को मनोविज्ञान पर आधारित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने बाल मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई। ठीक, 1 मिनट बच्चों। 3 अवस्थाएं इन्होंने कौन कौन सी बताई थी? पहला था आपका अस्पष्ट इंद्रियगत अनुभव। ठीक, इसमें कहा कि मस्तिष्क इंद्रिय इस स्तर में मस्तिष्क इंद्रियों द्वारा वस्तु के आकार को अस्पष्ट रूप से धारण करता है। स्पष्ट इंद्रियगत अनुभव इस स्तर पर वह उसे स्पष्ट रूप से धारण करता है। वर्गीकरण स्तर, इस स्तर पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। पेस्टालॉजी की दृष्टि से बच्चे इस काम में हैं, अतः विद्यालयों में भी हमें उन्हें इसी क्रम में सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये क्रियाओं और भावनाओं को भी इसी क्रम में सिखाने पर बल देते थे। इन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास एवं आवृत्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। पेस्टालॉजी अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक माने जाते हैं। अगर कहीं पर पूछा जाए पेस्टालॉजी किसके जनक हैं तो अभ्यास और आवृत्ति के। ठीक, पेस्टालॉजी ने शिक्षण संबंधी विचारों को आज शिक्षण सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। ये शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित थे। मनोवैज्ञानिक आधार पर मनोवैज्ञानिक पेस्टालॉजी ने इस बात पर बल दिया था कि बच्चों की शिक्षा एक शिक्षण विधियाँ उनके मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, अतः उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर भी देने चाहिए। बच्चों में क्रिया करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अतः उन्हें करके सीखने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। उनके सीखने की अपनी गति होती है, अतः उन्हें अपनी गति से सीखने देना चाहिए। यदि कारण क्या है कि पेस्टालॉजी ने अपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनोविज्ञान के अध्ययन को सर्वप्रमुख माना। ठीक, स्थान दिया था। इंद्रियों द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, यहाँ पर आप मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंद्रियों को मानती थी। पेस्टालॉजी इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति का आधार मानते थे। इंद्रियों द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों पर इन्होंने एक विधि का विकास भी किया था। जर्मन भाषा में अंशवांग, जिसे अंशवांग कहते हैं, इस विधि में बच्चे इंद्रिय अनुभव सीखते हैं, निरीक्षण द्वारा सीखते हैं और स्वयं के प्रयत्नों द्वारा सीखते हैं। पेस्टालॉजी आकार, रूप और संख्या और भाषा के शिक्षा इसी विधि से दिया करते थे। ठीक, मानसिक क्रिया का सिद्धांत, पेस्टालॉजी ने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को उनके मस्तिष्क की अवस्था, जो मस्तिष्क होता है उसकी अवस्थाओं के आधार पर सीखने का अवसर दिए जाएं। सर्वप्रथम बच्चों को वस्तुओं, क्रियाओं और भावों सभी का ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रिय भाव द्वारा कराए जाए। ठीक, इसके बाद उनके प्रथम इंद्रियजन्य स्पष्ट ज्ञान को अन्य इंद्रियजन्य ज्ञान के आधार पर स्पष्ट ज्ञान में परिवर्तित किया जाए और अंत में क्या हो, अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा सीखने एवं ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक, सरल, ये आपका लास्ट है बच्चों, बीच इसकी बिल्कुल मत करना, इतना और समझ लें। ठीक, सरल से कठिन की ओर चलने का सिद्धांत पेस्टालॉजी ने ही दिया था। पेस्टालॉजी ने कहा कि इस बात
पर भी बल दिया कि जो कुछ भी पढ़ना सिखाना हो पहले बच्चों को उसके सरल रूप से ही सिखाने का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक, फिर कठिन के कठिनतर बच्चे पहले किसी तथ्य से संबंधित सरल समस्याओं को हल करें, फिर कठिन और उसके बाद कठिनतर को। ठीक, दृढ़ीकरण का सिद्धांत पेस्टोलॉजी ने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि जब तक बच्चों को एक तथ्य पूर्णतः स्पष्ट न हो जाए तब तक उसे आगे के तथ्य पर ना बढ़ा जाए। ठीक, पहले वो अच्छे से समझा दें फिर आगे बढ़े, ना कि वो नहीं समझ में आ रहा उसके आगे पढ़ा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेस्टोलॉजी ने अपने उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर भिन्न भिन्न विषयों एवं क्रियाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए भिन्न भिन्न विधियों का विकास भी किया। उनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। ठीक, आंतरिक शक्तियों का विकास एवं परीक्षण। पेस्टोलॉजी प्रारंभ में ही बालकों को खेल कूदने, निरीक्षण करने एवं बोलने चालने के अवसर देते थे, साथ ही स्वयं निरीक्षण करने, स्वयं क्रिया करने और स्वयं अनुभव करने के अवसर देते थे। इससे बच्चों की अंतःक्रिया शक्तियों का विकास स्वतः तथा स्वाभाविक रूप से होता था। भाषा शिक्षण। पेस्टोलॉजी भाषा की शिक्षा वार्तालाप से शुरू करने के पक्ष में थे। इसके अनुसार जब बच्चा बोल चाल में दक्ष हो जाए तब उसे पढ़ना सिखाया जाए। पढ़ना सिखाने के लिए पेस्टोलॉजी सर्वप्रथम स्वर ध्वनियों के बाद शब्द और शब्दों के बाद पढ़ना सीखते थे। लिखने को पेस्टोलॉजी ने यांत्रिक कला के रूप में लिया। लिखना सीखने के लिए सबसे पहले बच्चों को सीधी, तिरछी एवं गोल रेखाएं खींचने का अभ्यास कराना चाहिए, जैसे सीधी, तिरछी। तो अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में और ही इम्पोर्टेंट वीडियो को प्रश्नों को लाएंगे। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, यही मेरी कामना है।